हेलो गाइस, टुडे आर्टिकल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है नेपाल में आया आफ्टर शॉक। दिल्ली और नेपाल में अभी आफ्टर शॉक आया है। और आफ्टर शॉक क्या होता है? एक होता है मेन अर्थक्वेक, उससे पहले का होता है फोर शॉक और उसके बाद का होता है आफ्टर शॉक। ठीक है। फोर शॉक में क्या होता है, जो पहले का आता है उसमें कुछ इफेक्ट होता है। आफ्टर शॉक जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद में कुछ असर होता है, उसे आफ्टर शॉक कहते हैं। ये दोनों टर्म आप याद रखना, आफ्टर शॉक और फोर शॉक। किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। एक होता है बाद का असर, एक होता है पहले का असर। बट इनमें दोनों में से जो होता है ना, मेन अर्थक्वेक जितना असर नहीं होता, कम होता है। बट ये टर्म याद रखना, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था आफ्टर शॉक के बारे में। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर जाते हैं। दूसरा हमारा है दिल्ली में ऑड इवन स्कीम स्टार्ट होने जा रही है, उसके रिलेटेड। ऑड इवन स्कीम क्या होती है? ऑड मीन्स क्या होता है? ऑड मीन्स होता है विषम, लाइक 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर 2, 4, 6, ये इवन नंबर है। अब इस स्कीम में क्या होता है कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा और तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो इसीलिए स्कीम चलाई जाती है। अभी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये काफ़ी टाइम से स्कीम चलाई जा रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली में सर्दियों के टाइम में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसे कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम चलाई जाती है। बट इसमें शॉकिंग ये है कि अभी तक इसके पास हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर डेटा नहीं आया है। ऐसा कोई डेटा नहीं जिसे हम उसके आधार पर कह सके कि इस स्कीम का फायदा हो रहा है या ऑड इवन की स्कीम के माध्यम से पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है। बट ये स्कीम तो चली रही, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। डेटा नहीं है फिर भी, तो अभी ये लागू होने वाले 2-3 दिन से 5-6 दिन तक चलेगी। देखते क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है। बट इस स्कीम के बारे में जान लो, ऑड इवन स्कीम थी, यही उसके बारे में की पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में न्यूज़ में क्यों है? नीति आयोग ने अभी कहा है कि हम जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI है इसे डिसकंटिन्यू करेंगे। अब नीति आयोग ने ये क्यों कहा है? इसके पीछे काफी रीजन है। कई लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट डेटा शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर रही, और कईयों का ये भी कहना है कि नीति आयोग के पास स्पेसिफिक कोई डेटा है ही नहीं, इसलिए इस समय पर रिलीज भी नहीं कर रहा है CWMI को, इसलिए डिसकंटिन्यू कर रही है। डिसकंटिन्यू किया नहीं है, लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, नीति आयोग उनके साथ में विचार भी कर रही है, उनकी सलाह भी ले रही है, डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि CWMI है क्या। तो CWMI को नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया था। ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, जो वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी स्टेटस है उसी नीति आयोग इस रिपोर्ट में दिखाता है। और जो इसी 3 मिनिस्ट्री की पहल है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी उस टाइम में? वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब ये जो वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर जो मिनिस्ट्री है, अब वो एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बन गई है। उस टाइम में ये अलग मिनिस्ट्री थी, लेकिन अभी एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, एक ही मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं उस टाइम का डेटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका करंट स्टेटस क्या है ना। तो मई 2023 में नीति आयोग ने क्या किया था? नीति आयोग ने जल शक्ति मंत्रालय से इसके बारे में विचार लिया था। आपको पर्सपेक्टिव बताऊं कि इसे कब रिलीज करना है इसके बारे में, लेकिन मिनिस्ट्री ने अभी तक इसके बारे में कोई बताया नहीं कि इसमें रिलीज करना है नहीं करना, कुछ भी स्पेसिफिक जानकारी दी नहीं है नीति आयोग को। तो इसलिए नीति आयोग इस पर डिसकंटिन्यू करने पर विचार कर रही है। ठीक है, ये अपना इसके बारे में था। इसकी हिंदी में देख लो, नीति आयोग ने 5 साल पहले इसे स्टार्ट किया था, अभी इसमें बंद करने के ऊपर विचार कर रही है। 2018 में लॉन्च करा था। नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन करता है। ये 3 मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया था। कौन सा? जल संसाधन, स्वच्छता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्तमान स्थिति क्या है कि 2023 में इस मिनिस्ट्री के द्वारा भेजा गया था और मिनिस्ट्री को पूछा था कि इसमें क्या अपना दृष्टिकोण बताओ, इसमें आगे क्या करना है। और तीसरा चौथा संस्करण होने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे पहले ही उस पर डिसकंटिन्यूएशन को विचार करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ CWMI, इसका काफी इंपोर्टेंस है। कैसे इंपोर्टेंस है कि ये तो कॉम्पिटिटिवनेस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है। कॉम्पिटिटिवनेस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे बढ़ाता है कि अगर क्या लगेगा, राजस्थान और गुजरात के बीच में कंपटीशन है, गुजरात बोलेगा हम अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान बोलेंगे हम अच्छा करेंगे, तो ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे है कि दोनों आपस में सहयोग भी करते हैं, सारे राज्य मिलकर आपस में सहयोग करेगी सेंट्रल के साथ मिलकर, तो ये कोऑपरेटिव भी हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है, इसलिए अच्छा इसका इंपोर्टेंस है। ठीक है, और ये हर राज्य को रैंक करता है, उसके जो वाटर से रिलेटेड जो भी उन्होंने इफेक्ट लिए हैं, जो भी सुधार करे हैं, उसमें ये राज्यों को रैंक करता है अच्छा किसने परफॉर्म करा है। और अभी जो इसकी लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019-20 में, उसमें जो राजस्थान था उसने सेकंड करा था और गुजरात ने किया था टॉप। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि राजस्थान ने उसमें काफी अच्छा सुधार करा था। शॉकिंग मींस गुड न्यूज थी राजस्थान के लिए
राजस्थान ने काफी अच्छा करा था इसके रिगार्डिंग, जो भी स्टेप थे अच्छे स्टेप उठाए थे और काफी सुधार किया था, इसमें लीड लिया था राजस्थान, 9 रैंक आगे आ गया था। तो ये कुल मिला के इसके बारे में पूरी जानकारी थी। नेक्स्ट इसे हिंदी में आप पढ़ लो CWMI के बारे में, इंपोर्टेंस क्या है इसका, बहुत सारा इंपोर्टेंस इसमें आपने हिंदी इंग्लिश में बताया। वही है कि राज्यों को रैंक किया जाता है, इसमें कंपटीटिव संघवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे से आगे जाने की विचार करते हैं। और इसमें आपस में सहकारिता है ही, कोऑपरेटिव संघवाद तो है ही ना इसमें, और राज्यों को रैंक कर रहे हैं, राज्य आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी करेंगे। इसमें सुधार भी किया गया है कई राज्यों ने आपस में, राजस्थान ने काफी सुधार किया था और गुजरात टॉप रहा था। लास्ट रिपोर्ट हमारे पास कब की है, लास्ट रिपोर्ट हमारे पास 19-20 की है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल ये अपने बने हैं नए हीरालाल सांवरिया, हमारे नए इलेक्शन कमीशन बने हैं, उसके बारे में तो आप जान लेना इलेक्शन कमीशन क्या होता है। अपने मेन पॉलिटी का टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना खुले से। और नए इलेक्शन कमीशन कौन बने, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो हीरालाल सांवरिया बने हैं। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये है लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। अब लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, मैं आपको सिंपली समझाता हूं। तो डायमंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल डायमंड, ठीक है, एक होता है जो डुप्लीकेट डायमंड होता है अपने मार्केट में मिलते हैं वो, तीसरा होता है लैब ग्रोन डायमंड। नेचुरल डायमंड कैसे बनता है, प्रोसेस क्या होता है, वो डिटेल में समझोगे। उससे पहले ये जान लो कि नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इनका फिजिकल प्रोसेस केमिकल इक्वली आप देख के बता नहीं सकते कि ये अलग अलग है, दोनों सेम ही दिखते हैं, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। तो आप ये पूछोगे कि फर्क ही नहीं है तो फिर आपको पढ़ा क्यों रहे हो, तो इसके प्रोसेस बनाने की प्रोसेस है उसमें फर्क है, बाकी तो दिखने में तो सेम ही होते हैं। तो अब मैं आपको बनाने के प्रोसेस के बारे में, तो नेचुरल डायमंड कैसे बनता है, लाखों लाखों करोड़ों सालों तक ये जो कार्बन डिपॉजिट होते हैं ना वो अर्थ में रहते हैं, इन पे हाई प्रोसेसर होता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। इसके कारण क्या होता है कि वहां जो कार्बन होती है वो सिंक कर जाती है और डायमंड में बदल जाती है। नेचुरल डायमंड में क्या होता है कि कार्बन डिपॉजिट होता है, लाखों टाइम तक पृथ्वी के अंदर रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं, जिससे इन पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगता है और ये चेंज हो जाता है डायमंड में, ये नेचुरल डायमंड होता है। और ये लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, ये 2 टाइप से बनता है, इस केमिकली बनता है, लैब में बनता है, 2 टाइप से बनता है। पहला टाइप क्या है, इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के द्वारा बनता है। कैसे बनता है कि डायमंड का टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा डायमंड का, उस पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाया जाएगा और इसको ग्रेफाइट के साथ में, ग्रेफाइट भी एक कार्बन ही है, उसके साथ इसका प्रोसेस करवाया जाता है, फाइनली ये डायमंड बन जाता है। और दूसरा होता है, उसमें क्या होता है, दूसरे में जो कार्बन होता है, कार्बन गैस का चैम्बर होता है, कार्बन गैस होती है, उसका एक चैम्बर बनाया जाता है जिसमें एक हीरे के छोटे से टुकड़े को, जैसे सीड कहा जाएगा, उसे रखा जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर बढ़ा जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो गैस है ना, गैस इस पे हीरे के टिकड़े जो टुकड़ा था उस पर चिपक जाएगी और फाइनली ये बड़ा टुकड़ा बड़ा बन जाएगा। और बड़ा बनने से क्या होगा कि ये हीरा बन जाएगा, तो ये लैब ग्रोन डायमंड हो गया। लैब ग्रोन डायमंड 2 टाइप से बनता है। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप में ये होता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, इस प्रोसेस को भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ही कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हीरे के छोटे से टुकड़े का ग्रेफाइट के साथ में क्रिया करवाया जाता है, जिससे और क्रिया के दौरान इसका टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, इससे जो हीरे का छोटा सा टुकड़ा ग्रेफाइट के साथ क्रिया करके बड़ा टुकड़ा बन जाता है और एक डायमंड बन जाता है। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में कार्बन का एक गैस का चैम्बर लिया जाता है, उसमें कार्बन गैस भरी जाती है और हीरे का छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है, उस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगाया जाएगा, बहुत ज्यादा 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाया जाएगा, जिससे ये कार्बन है ना गैस ये हीरे के टुकड़े पर चिपक जाएगी और एक बड़ा टुकड़ा बन जाएगा और वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंट तो कुछ है नहीं, दिखने में तो सेम ही है, तो अब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दिया जा रही है। अभी न्यूज में भी क्यों है, और न्यूज में इसलिए 3-4 बार आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहां पे गए थे ना, अमेरिका गए थे, तो उन्होंने उनके वहां के राष्ट्रपति बाइडेन जी उनकी वाइफ को गिफ्ट किया था, तो वहां जो उन्होंने गिफ्ट किया था वो लैब ग्रोन डायमंड ही गिफ्ट करा था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। और हमारी जो अभी वित्त मंत्री है उन्होंने भी इन पर जो ड्यूटी जो लगती है उसे भी 0 कर दिया गया। और 0 क्यों किया गया कि वो खुद बढ़ावा देना चाहती है कि इसकी जो भी इंडस्ट्री है काफी फले फूले। और इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये तो सस्ता होता है, जो हीरा होता है नेचुरल डायमंड उससे सस्ता होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है कम होता है। अब नेचुरल डायमंड को आपको निकालना है तो काफी कार्बन भी उसके साथ आएगी, काफी नुकसान भी होगा इन्वायरमेंट को। और जो आप लैब ग्रोन डायमंड है उसे लैब में बनाओगे तो इतना आपको नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे बढ़ावा देने पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था, हमने समझ लिया लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। हिंदी में आप देख लो लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है और इसका न्यूज क्यों है आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैंने सिंपली समझा ही दिया आपको और अब इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हीरे का एक बार यूज जान लो, हीरा जो डायमंड होता है उसका यूज क्या है। तो डायमंड की यूजेस काफी है। फर्स्टली ये काफी कठोर होता है, काफी हार्ड होता है। अब हार्ड होने से क्या होगा, इसका यूज कटर के रूप में भी होता है, डायमंड कट डायमंड। ठीक है, हीरे का कट हीरे के तो काफी कठोर होता है, कटर में भी यूज होता है और इसका यूज इलेक्ट्रिक में भी होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक जो भी होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हीरे का यूज होता है, डायमंड काफी कठोर होता है और गहने के रूप में तो होता ही है ना। आप देखो लेजर वगैरह में काफी सारे इसके यूजेस है, वो भी आप देख सकते हो, अच्छी चीज है ये, ठीक है। फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेनेगल होस्ट WHO गोन इनिशिएटिव। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है, वो WHO का गोन इनिशिएटिव है, उसको होस्ट करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेनेगल की लोकेशन। सेनेगल कहाँ है? सेनेगल एक अफ्रीका देश है और वेस्ट अफ्रीका में। ये आपको मैं मैप में बता देता हूँ कहाँ पर है सेनेगल। ये रहा सेनेगल, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सेनेगल की लोकेशन है। अब लोकेशन मस्ट है, याद रखना, हर बार एक क्वेश्चन बनता है इस पे, हर बार, तो आप इसे याद रखना। और मोस्ट ऑफ इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से ये वो भी याद रखना, किसकी बॉर्डर किससे मिलती है वो भी याद रखना। जैसे सेनेगल की लोकेशन आप देख सकते हो, इधर माली वगैरह है ना, ये देखो माली वगैरह, इनसे लोकेशन मिलती है, तो आप माइंड में रखना। ये मैप तो आप डेफिनेटली याद ही रखना, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उसको फोकस रखना। कितने भी पैलेस लोकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में आ रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब सेनेगल जो होस्ट कर रहा था उसके बारे में जान लेते हैं। WHO का गोन इनिशिएटिव क्या है उसके बारे में। तो जो गोन इनिशिएटिव है, इसमें क्या होता है, एक बीमारी होती है, कौन सी होती है बीमारी, कहते हैं ओक्रेसिस। ओक्रेसिस नाम की बीमारी है, उसे एलिमिनेट करने के लिए WHO ने गोन इनिशिएटिव चलाया। WHO का टारगेट है कि 2030 तक जो ये ओक्रेसिस बीमारी है ना, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ओक्रेसिस बीमारी क्या होता है, इसमें ये होता है रिवर ब्लाइंडनेस होता है। अब आप बोलोगे रिवर ब्लाइंडनेस क्या है, ओक्रेसिस तो समझ ही आता है, अब नया टर्म लेके आ गए रिवर ब्लाइंडनेस। तो ओक्रेसिस, इसमें क्या होता है, एक फ्लाई होती है, वो वहां पे जाके रिवर में जाके जब वो ब्रीडिंग करती है, उसके बाद में जो मानव को काटती है तो वो अंधा हो जाता है, उसके साथ उसमें ईचिंग वगैरह भी आती है और वो अंधा भी हो जाता है। इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जो ओक्रेसिस भी कहा जाता है। ओक्रेसिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस, इसमें जो फ्लाई होती है वो रिवर में जाके ब्रीडिंग करती है, उसके बाद जो मानव को काटती है तो वो बीमार हो जाता है, ईचिंग होती है, उसके साथ वो अंधा भी हो जाता है, इसलिए इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और इसका मोस्ट ऑफ इम्पैक्ट होता है वो अफ्रीकन देशों में होता है। अफ्रीका की जो 90% आबादी है, सॉरी अफ्रीका के जो 90% देश है ना, वो इससे परेशान है और ये मोस्ट ऑफ वहीं पे इफेक्ट करती है। और अंधापन में भी काफी जिम्मेदार है, अंधापन के लिए मोस्ट ऑफ रूप से भी ये भी जिम्मेदार है। और WHO ने इस इनिशिएटिव के माध्यम से, गोन इनिशिएटिव के माध्यम से 2030 तक इस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। WHO का मानना है कि 2030 तक जो गोन इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, इसके माध्यम से जो ओक्रेसिस नाम की बीमारी है इसे हम खत्म कर देंगे पूर्ण रूप से। और इसे इन्होंने नेग्लेजेट ट्रॉपिकल डिसीज में भी कंसीडर किया। ये देखो नेग्लेजेट ट्रॉपिकल डिसीज में भी इसने WHO ने इसी को कंसीडर किया है। ये चीज भी आप माइंड में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो पहले न्यूज में क्यों है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना है उसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया गया है, मतलब 5 साल तक अब इसे और बढ़ा दिया गया है। अभी खत्म होने वाली थी, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब योजना के लिए, गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसे 2020 में जब कोविड-19 आया था तब स्टेज स्टार्ट करा था। कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को स्टार्ट किया था। इसमें क्या किया था, 5 kg फूड ग्रेन दिया जाएगा पर फैमिली को कोविड-19 के दौरान, बस बाद में इसे कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब ये 5 किलो जो फूड ग्रेन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस स्कीम के बारे में सिंपल सी यही है, ये स्कीम कभी स्टार्ट की थी, 2020 में कोविड-19 के दौरान स्टार्ट करी थी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी, नोडल मिनिस्ट्री थी फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसमें क्या होता था, 5 kg फूड ग्रेन दिया जाता था। किसको दिया जाता था, पर फैमिली को दिया जाता था। कौन से एक्ट के तहत दिया जाता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता था। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप याद रखना, ठीक है। अब जान लेते हैं अपन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। NFSA कब आया था, 2013 में इसे स्टार्ट लाया गया था। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था ये एक्ट। इसमें क्या होता है, 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए जो मोटे अनाज होते हैं वो पर फैमिली को दिए जाते हैं। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हर फैमिली को टारगेट करके ये दिया जाता है, ठीक है। ये दिया, तो अब इसमें क्या होता है कि हमें ये बता दिया कि क्या क्या दिया जाता है, कितना दिया जाता है, लेकिन ये 2 टाइप से दिया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। उसे शुरू करने का उद्देश्य ये था कि पर फैमिली को अनाज दिया जाए। इसमें 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटे अनाज दिए जाते हैं। ये पर फैमिली को दिए जाते हैं। ये 2 टाइप से दिया जाता है। पहला टाइप होता है वो होता है अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से। ये देखो अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरा टाइप है, पहला टाइप है अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा, दूसरा होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड को, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या होता है, इसमें 35 किलो गेहूं पर फैमिली को दिया जाएगा। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड को इसमें क्या होता है, पर पर्सन 5 kg
पर पर्सन, अगर एक व्यक्ति है उसको 5 केजी दिया जाएगा पर मंथ, पर पर्सन 5 केजी पर मंथ दिया जाएगा। और फैमिली की साइज की, अगर आपके घर में 5 जन हैं तो 25 किलो दिया जाएगा, एक जन है तो 5 किलो दिया जाएगा, साइज की आधार पर दिया जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना, उसमें क्या 35 किलो फिक्स है। तो बाद में क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, इन दोनों को, जो अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और अब 5 केजी पर फैमिली पर मेंबर पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपकी फैमिली में जितने मेंबर है, एक मेंबर है तो एक की 5 केजी, और 25 मेंबर है तो उस आधार पे आपको दिया जाएगा। ये आपकी साइज, फैमिली साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसके बारे में जान लिया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से कितना दिया गया था, ये डेटा तो अपने कोई इंपोर्टेंट ध्यान रखना ही नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना था कि पहले हमारे न्यूज में पहला पॉइंट क्या था। हमारा पहला पॉइंट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो 2020 में कोविड में शुरू की थी। इसमें 5 केजी अनाज दिया जाता है फैमिली को, पर फैमिली को। और इसे किस एक्ट के द्वारा लागू करा था, इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा लागू किया था। नोडल एजेंसी कौन सी थी, नोडल एजेंसी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हमने जाना, फूड सिक्योरिटी 2013 में आया था। इसमें क्या होता है, पर फैमिली अनाज दिया जाता है। कौन सा अनाज, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटे अनाज दिए जाते हैं। और इसमें यह भी था कि आपकी फैमिली साइज कितनी है, इसमें 2 टाइप से दिया जाता है। एक टाइप होता है कि आपकी फैमिली साइज कितनी है, उसमें पर मेंबर 5 केजी पर मंथ दिया जाएगा, जिसे प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम के तहत दिया जाता है। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना के तहत, तो उसमें 35 किलो फिक्स दिया जाएगा। 2020 में दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया। अब एक ही स्कीम में 5 केजी पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया नेपाल बॉर्डर फोर्स टॉक। ये क्या है, तो आप ये जान लो कि हमारी जो बॉर्डर में नेबरिंग कंट्री है ना, वहां पे हमारी बॉर्डर से बीएसएफ वगैरह ना होकर सीमा सशस्त्र बल है, जैसे नेपाल भूटान वगैरह, ये नेबरिंग कंट्री है और फ्रेंडली कंट्री है। तो फ्रेंडली कंट्री के साथ में इंडिया सीमा सशस्त्र बल के साथ डील करता है। तो हमारा सीमा सशस्त्र बल एसएसबी और नेपाल का है आर्म्ड पुलिस फोर्स एपीएफ, दोनों मिलकर हर साल मिलकर डिस्कशन करते हैं। और इनमें डिस्कशन में ये होता है कि अपने ट्रांसबॉर्डर क्या क्राइम चल रहे हैं, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे कम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को डील किया जाता है कि भाई जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है उन्हें कैसे रोकना है। इस पर हर साल डील होती है। ये अभी जो डील चल रही है, अभी जो वार्तालाप चल रही है इंडिया बॉर्डर फोर्स टॉक, ये एसएसबी और एपीएफ नेपाल का आर्म फोर्सेस है, वो सीमा सशस्त्र बल अपना है, इसके बारे में भी वार्तालाप चल रही है। भी जान लिया इस आर्टिकल के बारे में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इससे रिलेटेड ये नेपाल इंडिया के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है। तो आर्टिकल डिस्कशन में आपका स्वागत है और आज का डिस्कशन में यही था। थैंक यू।